उत्तर प्रदेश की सियासत का और सत्ता का बहुत बड़ा चेहरा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं स्वागत करूंगी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद, आपको हमसे बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा केशव जी हो गई है। आप इस अभियान से लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? कहीं भुला तो नहीं दिया गया, सिमट कर तो नहीं रह गया उत्तर प्रदेश तक? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना, रामलला का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होना, ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा रहा है। और मैं पूरे आंदोलन का एक कार्यकर्ता रहा हूं, और मेरे जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। ये आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और इसको वोट के रूप में 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो यह जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर राजनीतिक दृष्टि से कोई फायदा मिलना होगा या मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। जो राम भक्तों पर गोली चलाए हैं ना तो उनको मिलेगा, ना जो भगवान राम को काल्पनिक बताए हैं ना उनको मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर 2017 की अगर मैं याद कर रही हूँ उस वक्त को, जब आपको अध्यक्ष बनाया गया था, आपने पूरी कमान संभाली थी और ऐतिहासिक जीत वहां पर बीजेपी को मिली थी। आप यूपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। अभी लोकसभा चुनाव में हम केशव प्रसाद मौर्य को किस रूप में देखने वाले हैं? बीजेपी आपको किस रूप में आगे करने वाली है? क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, लोकसभा का चुनाव 2024 का जो होने जा रहा है, मैं यह मानता हूं कि यह केवल लोकसभा चुनाव साधारण लोकसभा चुनाव की तरह नहीं लेना चाहिए। 2014 का लोकसभा चुनाव में लड़ा था, तब अध्यक्ष नहीं था, सांसद बना था फूलपुर लोकसभा से। 2017 का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो 2016 में मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला। जो विजय माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें मिली थी, हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 का चुनाव जब लड़े और 325 गठबंधन के साथ विधायक जीते, तो यह मैं कह सकता हूं कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का रिजल्ट था उसे हमने 2017 में बरकरार रखने का काम किया था। यद्यपि हमारी 340 लगभग सीटों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त थी और हम 325 विधानसभा ही जीत पाए। उस समय भी हमारी 15 सीटें पीछे रह गई। तो हम लोग यह मानते हैं कि हम 2014 से 15 सीट 2017 में पीछे रह गए थे। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं, और विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया था। इसलिए इतनी बड़ी विजय उत्तर प्रदेश के इतिहास की, एक तरह से कह लीजिए सबसे बड़ी विजय 2017 में हमें विधानसभा में मिली थी। जी बिल्कुल। कांग्रेस और एसपी का गठबंधन अब हो चुका है आखिरकार। क्या बीजेपी इस गठबंधन को चुनौती मानती है? यूपी के जो दो लड़के हैं, क्या जो आप लोगों का बीजेपी का जो टारगेट है 80 में से 80 लोकसभा चुनाव का, उसको नुकसान पहुंचा पाएंगे? 2017 में भी ये दो लड़के जिन्हें आप कहते हैं, जो अब बुजुर्गियत की ओर बढ़ चले हैं, उनको लड़के कब तक कहते रहेंगे आप? मतलब 2017 में ये दोनों लोग मिलकर के लड़े थे, और जब 2017 में ये मिलकर के लड़े थे उस समय श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में थे, और अखिलेश जी की सरकार में रहते ही 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, और उत्तर प्रदेश में हम 73 लोकसभा सीटें अपने गठबंधन के साथ जीते थे। 7 सीटें हम उस समय नहीं जीत पाए थे। और 2017 का जब चुनाव आया तो इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो 47 विधायकों की सीमा में सिमट करके रह गए थे, और कांग्रेस के साथ 6 विधायक जीते थे। तो ये दोनों लड़कों की जो जोड़ी जिन्हें आप कहते हैं, जो अब उनको लड़का कहना बंद करना चाहिए, मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है। क्योंकि 2017 के चुनाव में जब कांग्रेस का कुछ वजूद था या सपा का कुछ अस्तित्व था, उस समय यह जब भाजपा का विजय रथ नहीं रोक पाए, तो जो मेरी राजनीतिक समझ है, जो यहाँ दर्शक लोग बैठे हैं वह भी इस बात को समझ रहे होंगे, जितनी तेज लहर 2014 में थी, जितनी तेज लहर 2017 में थी, जितनी तेज लहर 2019 में थी, जितनी तेज लहर
2022 में थी, उससे डबल रफ्तार से, मतलब उससे भी बहुत तेज लहर, मैं अपने राजनीतिक जीवन की इतनी बड़ी लहर कभी नहीं देखा हूं जैसा एक तरफा चुनाव 2024 का जनता के आशीर्वाद से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से काम किए गए, इस काम के बल पर हम ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर हैं। और 80 की 80 लोकसभा सीटें, ये कोई विरोधी का मनोबल तोड़ने और अपना मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम धरातल की बात कर रहे हैं कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में उत्तर प्रदेश की जीतेंगे। और 370 जो भाजपा का कमल खिलाने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, वह लक्ष्य, अभी मैं 2 दिन पहले बिहार गया था, फिर राजस्थान गया हूं, जहां मैं जा रहा हूं ऐसा माहौल, राजनीति करता हूं तो राजनीति के अंदर चेहरे देख करके पता चल जाता है कि लोग चाहते क्या हैं। तो वह जो पता चल रहा है उससे यही पता चल रहा है कि मोदी जी को एक बार फिर से देश प्रधानमंत्री के रूप में और बड़े बहुमत के साथ देखना चाहता है, क्योंकि हमारा देश विश्व का नेतृत्व कर सके। बिल्कुल, तो आत्मविश्वास है आपको कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें आप ला रहे हैं। बीएसपी की बात यहाँ पर करते हैं, अकेले ही मायावती चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटरों की हम बात करें तो देखते हैं अक्सर कि सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच में ही रहता है। क्या इस बार आप लोग ऐसी अलग से कोई रणनीति बनाकर चल रहे हैं कि एक बड़ा उलटफेर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जनरल साहब यहाँ बैठे थे, हम लोग सुन रहे थे, रणनीति उजागर नहीं की जाती रणनीति बनी हुई है 80 और सीट वैसे भी जीतने बीजेपी की, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। रणनीति बनी हुई है 80 सीटें जीतने की। और सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के भी लड़े तब भी 80 जीतेंगे, अलग अलग लड़े तब भी 80 जीतेंगे। जी, अगर हम बीजेपी के इलेक्शन जो तरीके होते हैं आप लोगों के चुनाव लड़ने के, उसकी बात करें तो एक्सपेरिमेंट आप लोग बहुत करते हैं, नए चेहरों को बहुत मौका देते हैं और इस बार भी ये अटकलें अभी से लगना शुरू हो गई है कि बहुत सारे सांसदों के टिकट जो हैं वो कटने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अयोध्या से आपका पुराना नाता रहा है, क्या हम आने वाले दिनों में केशव प्रसाद मौर्य जी को अयोध्या से चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं लोकसभा में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, ये सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कोई पार्टी नहीं चल रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति जिस कार्यकर्ता के लिए जो काम तय करती वो काम करता है। लेकिन यह सब भाजपा के किसी आप पदाधिकारी से, नेता से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति अपने किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी काम बताती है तो उसी जिम्मेदारी से वह काम को करता है जिस जिम्मेदारी से पहले कोई जिम्मेदारी में या बिना जिम्मेदारी के काम करता था। अच्छा, तो आपको हम लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? मैंने कहा ना, ये तय करना केंद्रीय चुनाव समिति का जी, काम मैं भी है। घुमा घुमा के आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। केशव जी, और एक बात जो महिलाओं के मुद्दे पर मैं यहाँ पर आना चाहूंगी कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध जो होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम है, लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि कन्विक्शन रेट जो है उत्तर प्रदेश में वो काफी बढ़ा है, लेकिन अपराध कम हो और एक जो सबसे बड़ी जरूरत की महिलाओं के दिल में एक भरोसा जगे कि वो सुरक्षित है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, उनके दिल में एक भरोसा आए। देखिए, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आज भी लोग याद करते हैं, जिनको याद होगा तो उनको सिहरन पैदा हो जाती कि यह वह उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर आया। आज चाहे कोई हमारी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, केवल माताएं बहनें ही नहीं, आम नागरिक उत्तर प्रदेश का ये महसूस करता है कि हम एक सुरक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश माने सुरक्षित प्रदेश, ऐसा एक लोगों का भरोसा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आंकड़ों में हम कहीं कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भरोसे की बात है कि जो परसेप्शन आपके बारे में बना हुआ है आम जनता के अंदर, देश की जनता के अंदर, दुनिया के अनेक देशों के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही है, उस सरकार में सुरक्षा की गारंटी है। जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के विकास की गारंटी है, गरीब कल्याण की गारंटी है, महिला सशक्तिकरण की गारंटी है, तो अनेक अच्छी उपलब्धियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो भी नागरिक है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश की सरकार देती है और देंगे, और इस बात का भरोसा लोगों को है, ये हमारी उपलब्धि है। जी, एक और बहुत संवेदनशील मुद्दा है केशव जी, युवाओं का। एक बहुत बहुत बड़ी फौज उत्तर प्रदेश में युवाओं की है जो नौकरी का इंतजार कर रही है, और इस बीच में पेपर लीक जो है एक लगातार नासूर बनता जा रहा है। जो युवा इस वक्त आपको सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें आप क्या ये भरोसा दिला सकते हैं कि
कब तक आखिर ये जो पेपर लीक की समस्या इससे पूरी तरह से निजात मिल जाएगी? उत्तर प्रदेश में मैं आपको ये बताऊं बिना झिझक के, बिना हिचक के, कि सपा बसपा की जो 15 साल की सरकार रही है, कुछ ऐसी बीमारियां कैंसर जैसी छोड़ करके गए थे, जिसमें एक पेपर लीक जैसी घटनाएं भी हैं। हमने भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां की है। ये जो लगभग 6.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी पाए, उनसे पूछेंगे तो उनको ये वो बताएंगे कि कहीं पर भी कोई रिश्वतखोरी नहीं हुई है, और बिना पैसे के गरीब का बेटा चाहे अमीर का बेटा अगर प्रतिभाशाली है तो उसे नौकरी मिली। ये पेपर लीक एक गंभीर समस्या है। मैं स्वयं एक सामान्य परिवार से निकल करके राजनीति के अंदर आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का उप मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार हूं। कभी भी पेपर लीक होना, हमने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है जब उसके इनपुट मिले कि हाँ कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ हो सकता है, और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन ये कैंसर जैसी, पेपर लीक जैसी ये बीमारी का परमानेंट इलाज करने के लिए अभी भारत सरकार ने भी एक कानून बनाया है जी। और उत्तर प्रदेश में हम उसे कड़ाई से लागू करने का काम करेंगे। ये जो नकल माफिया हैं, भर्ती माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, अनेक प्रकार के माफिया हैं, उसी में एक यह भी गैंग सक्रिय था। हम लोगों ने बहुत उनको निर्बल किया है, बहुत उनका लगभग सब ऐसी अव्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बात का मुझे हमारे लाखों युवा जो जिन लोगों ने पुलिस भर्ती के लिए परीक्षाएं दी, उसके पेपर लीक का जब समाचार मिला तो बहुत दुख होता है। लेकिन सरकार ने कदम उठाए, तत्काल भर्तियों को रद्द करके फिर से 6 महीने के अंदर भर्ती कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन उन 50 लाख बच्चों का निश्चित तौर से हम व्यक्तिगत तौर से चिंता व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार की जो परिस्थिति आई है वह भविष्य में ना आवे। इसके सभी जरूरी उपाय करेंगे, सभी प्रबंध करेंगे, जिससे इस पेपर लीक केवल पुलिस भर्ती ही नहीं, किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक जैसी समस्या ना आवे। सरकार इसके लिए कठोर से कठोर और जल्द से जल्द। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पे केशव जी, और एक ये गुजारिश भी है, और ये मैं आपसे कहना भी चाहूंगी कि जब युवा परीक्षा देने भी आ रहे हैं, दूसरी जगहों से भी आ रहे हैं, संसाधनों की भी बहुत ज्यादा बर्बादी हम देखते हैं। हमने ये भी देखा कि ट्रेनों में बहुत भीड़ उमड़ी, वहां पर भी उन लोगों के लिए परीक्षा के लिए पहुंचना आसान बने, उसके लिए भी शायद ज्यादा हमें प्रयास करने की जरूरत है। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये इसी बात से मैं चिंतित हूँ। बहुत सारे सामान्य परिवारों से जिनको परीक्षा देने के लिए आना और जाना बहुत कठिन होता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद इस परिस्थिति में उन्होंने पेपर दिया। अगर उनकी प्रतिभा के आधार पर, मेरिट के आधार पर उन्होंने जो पेपर किया था, अगर हम करा पाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये जो कैंसर रूपी बीमारी है, इसका भी इलाज हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, आदरणीय योगी जी की अगुवाई में करेंगे, और इस प्रकार से पेपर लीक भविष्य में ना हो और बच्चों को, किसी भी हमारे युवा को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जी, यहाँ पर अखिलेश यादव का एक आरोप है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी परीक्षा को पूरा नहीं करवाना चाहती, क्योंकि परीक्षा पूरी होगी तो नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण देना होगा, और बीजेपी ना नौकरी देना चाहती है ना नौकरी में आरक्षण देना चाहती है। आपका जवाब? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन व्यक्ति हैं। सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले, एक हमारे यहाँ गांव में कहावत है। उनके सरकार के समय कभी भी कोई भी भर्ती फेयर नहीं हो सकी। अगर उनकी सरकार हुई थी होती और ये जो पेपर लीक की घटना हुई, तो जिस साहसिक कदम को उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है, वो नहीं रद्द करते, क्योंकि उनके अंदर विजन ही नहीं है, उनके अंदर मिशन ही नहीं है। आरक्षण की बात वो करते हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं, परिवारवादी राजनीति करते हैं। आरक्षण के मामले में कोई किसी के साथ उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन सरकार है, ना कभी कोई गड़बड़ हुई है ना कभी गड़बड़ होने देंगे। तीसरी बात यह है कि श्री अखिलेश यादव जी, चूंकि उनको भ्रम रहता है, हर समय मुद्दा विहीन होते हैं, ऐसे विषय उठाते हैं जो विषय कोई रचनात्मक नहीं होते, कोई सृजनात्मक नहीं होते। वो विपक्ष का जो दायित्व है उसको निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। वो ना तो मुख्यमंत्री के रूप में सफल रहे और ना नेता विपक्ष के रूप में सफल हो रहे हैं। कांग्रेस और सपा जो है वो जातिगत, और पूरा विपक्ष जो है, हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वो भी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, चुनावी मुद्दा उसे बना रहा है। बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या इस आने वाले मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ आपका स्टैंड साफ हो पाएगा? देखिए, इनके मुद्दे में दम नहीं है। जब सत्ता में थे
तब इन्होंने ना दलितों का ध्यान रखा, ना पिछड़ों का ध्यान रखा, ना आदिवासियों का ध्यान रखा, ना गरीबों का ध्यान रखा, ना किसानों का ध्यान रखा, ना महिलाओं का ध्यान रखा। और आज तब बात कर रहे हैं जब न सत्ता में है, न दूर दूर तक सत्ता में अभी आने के कोई उनके चांस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने विषय रखा कि हम देश में 4 जातियां, सबसे पहला हमारी प्राथमिकता वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे हमारा लेन देन नहीं, लेकिन पहली जाति गरीब की है, जो सबसे गरीब है। पहले उसके जीवन स्तर को सुधारना, ये प्रधानमंत्री जी ने पहली जाति बताई। दूसरी जाति उन्होंने बताई युवा। युवा किस जाति, किस समुदाय से, इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर युवा है तो वो परिवार के, प्रदेश के साथ साथ देश का भविष्य है, उसको लेकर के। तीसरा उन्होंने कहा है कि हमारे देश में हमारी जो मातृशक्ति है, आधी आबादी है, और आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का काम करेंगे। और चौथा उन्होंने किसानों की बात कही। तो 4 जातियां, चाहे वह गरीब में से किसी भी जाति धर्म का हो, युवा हमारा किसी जाति धर्म का हो, हमारी महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने, अगर मुस्लिम महिलाएं हैं तो ट्रिपल तलाक के कानून से उनको मुक्ति दिलाने का अगर काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 35% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में भी, अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 नए संसद भवन में देने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 1 करोड़ जो हमारे एसएचजी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समूह बने हैं, उसमें से 1 करोड़ दीदियां जो गरीब परिवारों की थी वो लखपति दीदी बन चुकी हैं, और 2 करोड़ और दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इन 4 जातियों को मानती है, वो मुद्दा उठाते हैं, इसलिए मैं उनके मुद्दे के जवाब में ये कहता हूं कि ये मुद्दे को वो केवल चुनाव के लिए उठाते हैं। और हम, अगर हमारी सरकार, डबल इंजन सरकार ने अगर 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, तो श्री अखिलेश यादव जी को, श्री राहुल गांधी जी को ये पता है क्या उसमें कौन है? उसमें वही लोग हैं जिनकी ये बात उठाते हैं। 10 करोड़ गरीबों को, माताओं बहनों को अगर उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन मिला है तो वो कौन है? उनको श्री राहुल गांधी जी को पता ही नहीं होगा। वह चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है। जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। तो सच बात यह है कि उन लोगों को ये पता नहीं है। हम लोग तो उस गरीबी के दलदल से निकल करके बाहर आए। अगर कोई आदमी बीमार होता था, जो गांव के, शहर के गरीब परिवारों से कहीं परिचित होंगे, तो किसी घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज कराने का पैसा नहीं होता था, कर्ज लेता था। मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं, मेरे पिताजी जब मैं छोटी आयु का था तो बीमार पड़े, 5,000 रुपए के कर्ज की नहीं व्यवस्था हुई तो खेत गिरवी रखना पड़ा। और आज 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्ध कराया गया। 52 करोड़ बैंक खाते खोले गए, यूपी नंबर 1 में है। 9 करोड़ खाते हमारे प्रदेश में खुले हैं। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए जी, अगर 34 लाख करोड़ रुपया देश में डीबीटी के माध्यम से गया है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ भेजा, पूरा 34 लाख करोड़ लोग खाते में गया। अगर वो होते तो 5 लाख करोड़ लोगों को मिलता, 29 लाख करोड़ वो खा जाते। ये अंतर होता है। जिन 4 जातियों की आपने अभी बात की, प्रधानमंत्री जिनका जिक्र करते हैं, उसमें एक किसान भी है। और अभी हम देख रहे हैं केशव जी की देश के एक हिस्से में किसानों का आंदोलन चल रहा है। एमएसपी का जो 2 साल पुराना वादा है उसकी वो याद दिला रहे हैं। आप आज संवाद उत्तर प्रदेश के मन से उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या आश्वासन दे सकते हैं, क्या विश्वास जगा सकते हैं? उत्तर प्रदेश का कोई किसान इस समय आंदोलन में नहीं है, और जो बिल्कुल। किसान कोई आंदोलन में है उनसे केंद्र सरकार बहुत सम्मानजनक तरीके से बातचीत कर रही है। और उस समस्या का समाधान लगभग जो करना चाहिए केंद्र सरकार ने किया है। और किसान हमारी प्राथमिकता है, वो हमारा अन्नदाता है। और उसके लिए जितनी सुविधाएं हमारी सरकार ने उपलब्ध कराने का काम किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 58 लाख किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से मिलता है। और ये लगभग 60,000 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में भेज चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो किसान हमारी प्राथमिकता है, नौजवान हमारी प्राथमिकता है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता है, गरीब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी। 2014 में हमने देखा था केशव जी की जो जातिगत आधार पर वोट पड़ने की परंपरा है
उसे बीजेपी बहुत हद तक तोड़ने में कामयाब रही थी और उसके बाद आगे भी आप लोग उस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। मुस्लिमों की बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश में 20% है, 9% महिलाएं हैं। जो 3 तलाक का फैसला हुआ है उसके बाद आप पहली बार लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। लगता है मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई बड़ा उलटफेर इस बार आप इस फैसले के बाद कर पाएंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास का अगर नारा है तो मैं नारा लगाता हूं उसके आगे वोट को लेकर के कि 100% वोट में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया। अच्छा, जब बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, अब मैं वापस चुनाव पर आ जा रही हूँ, तो फिर ये छोटी-छोटी पार्टियों को आप लोग लेकर क्यों आ रहे हैं? आप लोग कॉन्फिडेंट तो हैं, आप लोगों की सीटें भी अच्छी आ सबका रही हैं। साथ सबका विकास, छोटी पार्टियां कहीं कमजोर पार्टियां हैं, कहीं उनके समाजों की जातियों की पार्टियां लोगों ने बना ली थी, और अगर उनका कोई प्रतिनिधि देश की लोकसभा में, देश की विधानसभा में, देश के प्रदेश की विधानसभा में या विधान परिषद में, राज्यसभा में नहीं है, आज ऐसे लोगों को अवसर मिल रहा है। आज मैं राज्यसभा को, अभी आपके यहाँ आने में जब देर हो गई, तो राज्यसभा चुनाव 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब 8 प्रत्याशियों में आप देखिए 8 ऐसे हैं जो, उसमें से कई ऐसे हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में उन समाजों का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं गया था, भारतीय जनता पार्टी उन्हें भेज रही। जी, ये सवाल मैं आरएलडी के संदर्भ में पूछना चाह रही थी आपसे कि आप जयंत चौधरी को साथ लेकर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता है कोई बड़ा उलटफेर अब इस बार देखिए, बीजेपी कर पाएगी, उलट कामयाब हो हम पाएगी? 2014 के लोकसभा चुनाव में उधर की सभी सीटें हम जीत चुके थे। हुँ। चौधरी चरण सिंह जी देश के किसानों के मसीहा थे, और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, पहले की कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए था, नहीं दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, तो वो भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। जयंत चौधरी जी को लगा कि ये बहुत हमारे दादा को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने किया है, वो भाजपा से जुड़े, हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से जब कोई जुड़ता है तो हमारी भी ताकत बढ़ेगी, उनकी भी ताकत बढ़ेगी। जी, एक और अभी राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि युवा जो है वो नशे में रहते हैं, नशे में धुत होकर उनको नाचते हुए देखा। देखिए, मैं श्री राहुल गांधी जी को कहा था कि श्री राहुल गांधी जी का नशा उत्तर प्रदेश के युवाओं ने 2019 में अमेठी में उतार दिया था। अगर अभी उनका नशा चढ़ा है तो अभी रायबरेली में इस बार उतरने वाला है, और आने वाले समय में देश में भी उतर जाएगा। मेरे उत्तर प्रदेश की युवाओं को नशेड़ी कहना मेरे नौजवानों का अपमान नहीं है। यह अपमान बर्दाश्त किया जा सकता है क्या? अरे, अगर आप कोई अच्छी सलाह दो कि अगर कोई भाई गलत रास्ते पे जा रहा है तो सही रास्ते पे चले, आप उनको नशेड़ी कहोगे, उनको गंजेड़ी कहोगे, उनको आलसी कहोगे। अरे, जो धरती का सीना चीर करके पानी निकालता हो, अन्न उपजाता हो, बड़े बड़ी महल और दुमहले खड़ा करता हो, उस पसीना बहाने वाले, उस प्रतिभाशाली नौजवानों को अगर आप नशेड़ी कहोगे, तो श्री राहुल गांधी जी, इसकी सजा उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी, देश में भी मिलेगी, और कांग्रेस मुक्त भारत श्री राहुल गांधी जी के कारण ही हो रहा है। मैं कहा करता हूं, जहां जहां पांव पड़े श्री राहुल गांधी के, वहां वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो गया। जहां जहां वो गए हैं वहां वहां आप देख रही हैं, आप पूरा आगे कहीं और जाएंगे तो और कुछ उनको संदेश मिलेगा। जी, वक्त कम है अब हमारे पास। नेताओं से बातचीत हमेशा बहुत गंभीर हो जाती है। सेहत की बात भी प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का रूटीन क्या रहता है? आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सेहत के लिए क्या करते हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आदर्श हैं। आप, कल मैं देख रहा था, भगवान द्वारिकाधीश जी के दर्शन के लिए वो गए थे, स्कूबा और डाइविंग उन्होंने की एक वहाँ स्कूबा पर। डाइविंग किया। मैं भी स्कूबा डाइविंग जब सांसद था 2014 में, तो मुझे भी अंडमान निकोबार जाने का मौका मिला। पहली बार स्कूबा डाइविंग, मतलब हम लोग नदियों में तो तैरे थे, तालाबों में तैरे थे, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जाने का अनुभव मुझे उस समय प्राप्त हुआ। कल मैं, माननीय, मेरी आयु उस समय 52 के आसपास रही होगी, और मेरे प्रधानमंत्री जी आज 70 प्लस के हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो गए, वो तो एक तरह से संदेश हर युवा के लिए, हर देशवासी के लिए है कि हमें फिटनेस को लेकर के सदैव सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। मैं भी सुबह उठता हूं तो मैं योगा करता हूं, मैं सुबह उठता हूं तो व्यायाम करता हूं, मैं सुबह उठ करके व्यायाम आदि से फुर्सत पाने भगवान के पास भी जाता हूं। कभी 10 मिनट बैठता हूं, कभी 20 मिनट बैठता हूं, लेकिन ये जो दिनचर्या का हिस्सा है उसको इसलिए बना करके रखते हैं क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम समाज की, राष्ट्र की ज्यादा समय तक अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे। व्यस्तता बहुत रहती है। फिल्में देखने का, वेब सीरीज देखने का कोई वक्त निकाल पाते हैं? और अगर कोई देखी हो तो जरूर
नाम उसका देखते बनाया है। हैं ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, जैसे अभी स्कूबा डाइविंग आपने अभी चर्चा प्रधानमंत्री जी के फिटनेस को लेकर के किया, जी। तो कल शाम को मैं समुद्र की गहराइयां ही देख रहा था, खोल दिया यूट्यूब को, खोल करके मैंने कहा कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे लोग जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें डिस्कवरी वगैरह चैनल वगैरह खोल करके उसमें कुछ नई नई चीजें, फिल्मों में जो कोई राष्ट्रवादी फिल्म आती है उनको तो मैं जरूर देखता हूँ, लेकिन बहुत आधुनिक फिल्मों को देखने का ऊपर उसकी हेडिंग से पता चल जाता है ये फिल्म कैसी होगी। जैसे मैं फिल्म का अभी नाम नहीं जानता हूं, लेकिन एक फिल्म में एक गाना है कि मेरा भारत वह भारत है जिसके पीछे संसार खड़ा या चला। तो उसको मैं इसलिए देखा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे ऐसा भारत खड़ा था, भारत के पीछे ऐसा विश्व खड़ा था जिसकी लोगों को कल्पना जो गाने में सुनते थे फिल्म के, वह साक्षात हमने G20 की जब दिल्ली में समिट थी, आपने दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि करते हुए देखा होगा कि 56 इंच का सीना ताने हुए मेरे प्रधानमंत्री जी आगे आगे चल रहे थे और पूरी दुनिया मेरे प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चल रही थी। तो वो प्रधानमंत्री जी के पीछे नहीं चल रही थी, देश के 140 करोड़ लोगों के पीछे चल रही थी, जिसका आभास, जिसका एहसास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है तब से हुआ है। 10 वर्ष हमारी सरकार को हो गए जी। लेकिन लोकप्रियता का ग्राफ 10 वर्ष में कांग्रेस का इतिहास याद कर लीजिए, कोई देखना नहीं चाहता था, और आज स्थिति यह है कि 10 वर्ष के बाद मोदी जी के अलावा किसी और को कोई देखना नहीं चाहता। अंतर इतना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये मेरे मन का सवाल है, अगर केशव प्रसाद मौर्य राजनीतिज्ञ नहीं होते तो क्या होते? क्या राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है वहां काम में लगा होता, मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, लंबे समय तक का आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। तो मुझसे कई बार ये सवाल आता है, मैं कहता हूं कि अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो रामलला के भव्य मंदिर में एक गिलहरी की भांति कहीं निर्माण कार्य में, सेवा कार्य में लगा होता, मेरा यही रोल होता, मैं ऐसा मानता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी सवालों का आपने जवाब दिया बेबाकी से, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से सर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।